Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, I welcome you all again. I am your chemistry tutor Yasir sir, and this is video lecture number 17 for the class 11th. We are discussing the chapter that is states of matter. और अभी तक हमने 16 वीडियो लेक्चर्स जो है वो अपलोड किए हैं इस यूनिट में, ठीक है ना। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 17, और आज का जो टॉपिक है वो है सरफेस टेंशन के बारे में हमने पढ़ना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सरफेस टेंशन, काफ़ी एप्लीकेशन है इसका, बहुत जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये पढ़ा भी होता है लेकिन उनको ये पूरा अच्छे से क्लियर नहीं होता है। तो मैं आज अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो समझाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सरफेस टेंशन, ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है दैट सरफेस टेंशन जो है ये प्रॉपर्टी जो है ये लिक्विड्स की है, बिकॉज आपको पता है हम लिक्विड स्टेट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड्स, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड्स। उसकी वजह से अब ये क्या प्रॉपर्टी है, कैसी है, ये हम समझाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आपको क्या करना है, आपको इज्यूम करना है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक कंटेनर है, देखिए यहाँ पे कंटेनर है, इस कंटेनर में आप कोई लिक्विड रखिए। तो चलिए मैं कोई लिक्विड रखता हूं इस कंटेनर में, देखिए चलो मैं ऐसे बना देता हूं। ध्यान रखिए बोर्ड की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए मान लीजिए ये आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या किया आपने, आपने एक लिक्विड इसमें रखा, सपोज आपने वाटर इसमें रखा। तो मैंने ऐसे जो है ये डैश लाइंस जो दी है यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट करता है वाटर, ठीक है ना। देखिए मान लो ये अब वाटर है यहाँ पे, सिंस मैंने शेप कंटेनर की ऐसी बनाई तो वाटर की भी शेप जो है ऐसे ही दिखाएंगे। चेक कीजिए, मान लो ये वाटर है, तो आप देखेंगे यहाँ पे हम दो पार्ट्स कंसिडर करेंगे। देखिए यहाँ पे हम दो पार्ट्स कंसिडर करेंगे, एक तो ये ऊपर वाला पार्ट जो कि सरफेस कहलाएगा, और दूसरा सरफेस के अंदर जो ये वाटर प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं वाटर इन बल्क। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आप देखोगे बीच में हम इसको कहेंगे वाटर इन बल्क। बल्क का मतलब है ग्रेटर क्वांटिटी, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसी सब्सटेंस की ज्यादा हो। और ये जो है ना ऊपर वाली सतह जो आपको दिख रही है, आप इसको कंसिडर करोगे दैट दिस इज द सरफेस वाटर, दिस इज द सरफेस वाटर। अब ध्यान दिया, आराम से ध्यान दिया। आपको पता है वाटर के बल्क में जो मॉलिक्यूल्स होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बना होगा, ये देख लो, ये इमेजिन करो एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये मान लो ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, ये मान लो ये तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल है। आपको पता है वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Since the molecules of the water, they in bulk they are surrounded by the other water molecules on all sides. इसका मतलब क्या हुआ, दैट बल्क में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बाकी वाटर मॉलिक्यूल जो है सराउंडिंग में हर एक साइड से जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है इस वाटर पे मॉलिक्यूल पे यहाँ से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यहाँ से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। देखिए चारों तरफ ऑन ऑल साइड्स इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला ले लीजिए, तो इसका भी हर एक साइड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। आराम से आप इस चीज को समझिए, मैं सारा क्लियर करूंगा। और अगर आप इस वाटर मॉलिक्यूल को लोगे तो इसमें भी आप देखोगे कि इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अदर वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन ऑल इट्स साइड्स। कहने का मतलब क्या है, जब आपके पास कोई पार्टिकल होता है, कोई मॉलिक्यूल होता है जिसपे फोर्स एक्सर्ट होता है हर एक साइड से, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस वाटर मॉलिक्यूल पे अगर आप देखेंगे नेट फोर्स जो है एफ नेट, अगर मैं यहां पे लिखूंगा नेट फोर्स बल्क के मॉलिक्यूल्स पे क्या होता है, वो जीरो होता है।
यानी कि molecules of the water in the bulk, they are in the balanced condition because they are attracted by the other molecules on all its sides equally. What does it indicate? It means the net resultant force on the molecules of the water in bulk, that is equal to zero, that is equal to zero. और मैक्सिमम फोर्स कहाँ पे अप्लाई हो रहा है? मैक्सिमम फोर्स जो है वो मतलब हम ऐसे तो नहीं कह सकते मैक्सिमम फोर्स, लेकिन हम कहेंगे कि हर एक साइड से फोर्स एक्सर्ट हो रहा है. बट ये कहानी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की सरफेस पे नहीं है. द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर एट द सरफेस of the liquid and the molecules of the water in the bulk of the liquid, they are not same, they are completely different. इस चीज को समझने के लिए आप यहां पे ले लो. देखो, अगर मान लो यहां पे एक सरफेस पे एक मॉलिक्यूल है, चेक कीजिए सरफेस पे. ये सरफेस पे मॉलिक्यूल कैसे है? देखो कैसे सरफेस पे. ये मान लो ऐसे, देखिए आप, मैं आपको यहां पे समझाऊंगा. ये जो मैंने यहाँ पे सरफेस दिखाई ना आपको, ऊपर से ऊपर अगर आप किसी कंटेनर में पानी रखोगे और उसको ऊपर की तरफ देखोगे, ऊपर से आप देखोगे तो आपको जो ऊपर वाली सतह दिख रही है ना, मैं उस सरफेस की बात कर रहा हूँ. तो वो मैं आपको यहाँ ज्यादा क्लियरली दिखाऊंगा. जो वाटर मॉलिक्यूल्स मैंने बल्क में लिए थे, वो मान लो ये था. ये क्या कर रहा था काम? इसको बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स हर एक साइड से इक्वली अट्रैक्ट कर रहे थे. देखिए, तो अगर आप देखेंगे इस पे नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा? वो जीरो आएगा. तो दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल इन बल्क. क्लियर हो गया? अब देखिए, जरा एक काम कीजिए, अब वाटर मॉलिक्यूल को यहां पे ले लीजिए आप, ये सरफेस पे चेक कीजिए खुद ही. दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एट सरफेस. मैं यहां पे लिखता हूं, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एट सरफेस. ये सरफेस पे वाटर का एक मॉलिक्यूल है. चेक कीजिए. तो इसकी वजह से क्या होगा? आप देखेंगे इस वाटर मॉलिक्यूल को जो बाकी मॉलिक्यूल्स नीचे से होंगे बल्क में, वो इसको यहां से अट्रैक्ट करेंगे. उसमें तो कोई शक है नहीं, वो तो अट्रैक्ट करेंगे. देखिए, वो तो अट्रैक्ट करेंगे. अगर आप पानी यहां से भी दिखाएंगे, लेकिन और सरफेस पे भी करेंगे, देखिए यहां से भी करेंगे. लेकिन अगर आप देखोगे इस मॉलिक्यूल को जो कि सरफेस पे है, इसको कोई भी मॉलिक्यूल ऊपर से नहीं है. यानी कि देयर आर नो मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द अपर साइड. ऊपर वाले साइड पे कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है जो कि इसको अट्रैक्ट करता. तो आप मुझे बताइए, यहां पे नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या था मॉलिक्यूल पे? वो तो जीरो था, बिकॉज मॉलिक्यूल वाज अट्रैक्टेड बाय द अदर मॉलिक्यूल्स ऑन ऑल साइड्स. लेकिन जब आप सरफेस मॉलिक्यूल की बात करते हो, यानी कि सरफेस मॉलिक्यूल्स की बात करोगे, जो मॉलिक्यूल सरफेस ऑफ लिक्विड पे होते हैं, देयर इज अ रिजल्टेंट फोर्स, देयर इज अ नेट इनवर्ड फोर्स डाउनवर्ड्स. आप खुद ही देख लो ना, ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को बैलेंस करेगा, और ये जो नीचे वाले फोर्सेस जा रहे हैं, इस फोर्स को ऊपर से कोई फोर्स है नहीं जो इसको बैलेंस करेगा. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये हुआ दैट एट सरफेस जो एफ नेट आता है या एफ रिजल्टेंट आता है, वो तो पहले ही जीरो नहीं हो सकता. जीरो तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगा. और दूसरा, उसका जो नेचर होता है वो इनवर्ड होता है. इनवर्ड that is towards the bulk. वो बल्क की तरफ होता है, towards the bulk. सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ? कहते हैं इसी वजह से, इसी डिफरेंस इन द फोर्सेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द बल्क एज कंपेयर्ड दैट ऑफ सरफेस. यानी कि सरफेस पे नेट रिजल्टेंट फोर्स है मॉलिक्यूल्स पे, वो भी इनवर्ड. लेकिन जो बल्क में मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे कोई नेट रिजल्टेंट फोर्स नहीं होता है. तो इसका मतलब है, विल द मॉलिक्यूल्स of water or any liquid in bulk and on the surface, will they behave equally? No, not at all. Since the forces are completely different than in the bulk and in the surface, so that's why we say that the molecules of the liquid at surface, they behave completely different from those of the molecules which are present inside the bulk, because the molecules of the water, because the molecules of any liquid, they experience the net resultant force and whose direction is usually inwards. और इसका मैंने ऑलरेडी आपको रीजन बताया, बिकॉज इस मॉलिक्यूल को जो कि सरफेस पे है, उसको कोई अदर मॉलिक्यूल है नहीं ऊपर साइड से जो इसको फोर्स जो है वो एक्सर्ट करता है. इसकी वजह से क्या हम कहते हैं? इसकी वजह से हम ये कहते हैं दैट इस रिजल्टेंट फोर्स की वजह से जो कि मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे होते हैं उन पे आता है, इसकी वजह से लिक्विड सरफेस जो है वो टेंशन में आती है. दे कम अंडर टेंशन. And since this is the property of the liquids at surface, and tension is basically related to force,
टेंशन इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट विच मीन्स फोर्स। टेंशन का मतलब फोर्स है। तो सिंस द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेस, सिंस द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड at the surface experiences a net resultant force inwards, that means they experience the tension, and this tension is not present in the bulk, this tension is present at the surface, that's why we call that as surface tension. अब आराम से अगर आप एक इंपॉर्टेंट बात रखेंगे, इसका मतलब ये हुआ दैट यहाँ पे जितने यहाँ पे अगर आप देखोगे सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे, सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे, इसका मतलब ये हुआ दैट एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो होती है वो ज्यादा होती है। चलो एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैं बाद में दिखाऊंगा। तो यहां तक फिलहाल आपको समझ आया कि सरफेस टेंशन अराइज क्यों होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड्स एट सरफेस, पहली बात, which arises due to the net resultant forces on the molecules of the liquid surface as compared to that of the molecules in the bulk. बल्क में लिक्विड मॉलिक्यूल्स पे कोई रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई नहीं होता है। उसका रीजन ये है बिकॉज वो हर जगह से दूसरे मॉलिक्यूल्स की वजह से अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा केस सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे नहीं है। वहां पे क्या होता है, वहां पे मॉलिक्यूल्स जो है वो कुछ ही साइड से, यानी कि सरफेस पे देखिए, अगर आप ये सरफेस लेंगे ना, ये सरफेस लेंगे, अगर बल्क में लेंगे, बल्क में चारों तरफ मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर आप सरफेस पे मॉलिक्यूल लेंगे, उसको नीचे से मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे और अपनी सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स है वो अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ऊपर कोई मॉलिक्यूल है नहीं जो इसको अट्रैक्ट करता और जो नीचे वाली फोर्सेस को बैलेंस करता। इसीलिए इन मॉलिक्यूल्स पे जो कि सरफेस पे होते हैं वहां पे एक रिजल्टेंट फोर्स आता है, और उस रिजल्टेंट फोर्स की वजह से जो लिक्विड सरफेसेस होती है ना, वो टेंशन के अंडर आती है, वो फोर्स के अंडर आती है, एंड वी कॉल दैट एज अ सरफेस टेंशन। फिलहाल यहां तक समझ आएगा आपको। अब देखिए मैं डेफिनेशन लिखूंगा, देखिए प्यारे बच्चों, अब इमेजिन कीजिए, देखिए सरफेस टेंशन की जो डेफिनेशन है वो कैसे डिफाइन की गई है। मान लो मैं एक यहाँ पे एक यूनिट लेंथ कंसीडर करूंगा, यूनिट लेंथ, और मान लो इस यूनिट लेंथ को मैं लूंगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये मैंने बिल्कुल सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन डाली। अब जाहिर सी बात है उस लाइन पे मॉलिक्यूल्स होंगे, और उन मॉलिक्यूल्स को नीचे से भी मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि वो फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे, और जो अपनी सरफेस पे है, और वो जो फोर्स एक्सर्ट होता है ना प्यारे बच्चों, वो होता है बिल्कुल परपेंडिकुलर टू इट, वो फोर्स होता है बिल्कुल परपेंडिकुलर टू इट। तो देखो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन कैसे दी गई। द डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग, द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ मैंने यहां पे 1 सेंटीमीटर ली थी, ठीक है ना, ऑन द यूनिट लेंथ, on the unit length of, on the unit length of liquid surface, on the unit length of liquid surface and perpendicular to it, and perpendicular to it, and perpendicular to it, ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि मैंने एक इमेजिनरी यहाँ पे लाइन रिप्रेजेंट की, इमेजिनरी लाइन में मॉलिक्यूल्स होंगे, जाहिर सी बात है नीचे से भी फोर्स होंगे, वो भी परपेंडिकुलर होंगे, सरफेस पे जो फोर्सेस पे एक्ट करेंगे, मतलब अगर ये आप एक सरफेस मान रहे हो, ये एक वो इमेजिनरी लाइन आप तस्वीर कर रहे हो, तो इस इमेजिनरी लाइन पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं परपेंडिकुलर, मतलब नीचे की वजह से, ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स जो आर प्रेजेंट इन द बल्क, और जो अपने सरफेस पे इसको मॉलिक्यूल्स है वो भी इस पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे परपेंडिकुलर। बात समझ आ रही है, ऊपर के साइड से कुछ है नहीं, ठीक है ना। यही जो परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है लिक्विड खुद ही अपने मॉलिक्यूल्स पे, जो कि आपने एक इमेजिनरी लाइन पे तस्वीर किए है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू इट, बिल्कुल एट राइट एंगल्स, उसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। तो मैंने क्या कहा, it is defined as the force acting on the unit length of the liquid surface and perpendicular to it, इसी को कहते हैं सरफेस टेंशन। और ये सरफेस टेंशन जो है, आप इसको शॉर्ट में एस टी भी कह सकते हो, एस डॉट टी, दैट इज सरफेस टेंशन। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल गामा, ऐसे
गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस सिंबल को गामा कहते हैं, GAMMA। तो बताइए आप इसके हिसाब से सरफेस टेंशन, चलो मैं पहले यहां पे लिखता हूं, दैट इज सरफेस टेंशन, इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली, वो तो है परपेंडिकुलरली, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली डिवाइडेड बाय यूनिट लेंथ, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली डिवाइडेड बाय यूनिट लेंथ। ये दिमाग में रखिए आप, देखिए फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली डिवाइडेड बाय यूनिट लेंथ। अब आप खुद ही समझिए, मैं यहाँ पे इरेज करूंगा, ये चीज आपको समझ आई होगी। देखिए अब गामा के रिप्रेजेंट, गामा के बजाय आप क्या करेंगे, चलो ये मैं इरेज करता हूँ यहाँ पे, सरफेस टेंशन के बजाय मैं सिंबल इस्तेमाल करता हूँ गामा। सरफेस टेंशन के लिए सिंबल जो है वो हम गामा इस्तेमाल करते हैं, और फोर्स जो एक्ट होता है वो मैं F से रिप्रेजेंट करूंगा, और लेंथ जो है वो हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब है गामा इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय L। अब बताइए, अगर आप प्यारे बच्चों CGS यूनिट की बात कर रहे हो, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा, अगर आप CGS यूनिट की बात कर रहे हो, CGS, अगर आपने फोर्स लिया डाइन्स में, अगर आपने फोर्स लिया डाइन्स में, ठीक है ना, बिकॉज CGS यूनिट है तो जाहिर सी बात है फोर्स का यूनिट जो है डाइन है, और लेंथ आपको लेना है सेंटीमीटर में, कॉमन सेंस है। तो बताइए उस टाइम गामा का क्या यूनिट होगा, गामा का उस टाइम यूनिट जो होगा वो होगा डाइन पर सेंटीमीटर। दिस विल बी द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन सो फार एज CGS सिस्टम इज कंसर्न। और अगर आप SI सिस्टम की बात कर रहे हो, अगर आप SI सिस्टम की बात कर रहे हो तो उस टाइम फोर्स का जो आप यूनिट लेते हो वो न्यूटन लेते हो, और लेंथ का जो है वो मीटर लेंगे, ठीक है ना। तो बताइए गामा का क्या यूनिट हुआ, न्यूटन पर मीटर। ये सरफेस टेंशन का यूनिट होगा इन SI सिस्टम। सो इन SI सिस्टम the unit of surface tension is Newton per meter, and in CGS system the unit of surface tension is equal to dyne per centimeter। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, और किस लेंथ पे हो रहा है, यानी कि लेंथ कितनी है जो आपने चूज की है, तो वही सरफेस टेंशन का वैल्यू देगा। इनफैक्ट अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा रिअरेंज करेंगे, अगर आपको सरफेस टेंशन पता है और आपको बता जाएगा कि इतना सरफेस टेंशन लिक्विड सरफेस की इतनी लेंथ पे जो है वो एक्सर्ट हो रहा है, तो बताइए फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा है, तो आप सीधे ही करेंगे F इज इक्वल टू गामा इंटू एल। एफ को निकालना है तो गामा को एल से मल्टीप्लाई करोगे। सबको क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखिए, तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, अब इसकी तरफ ध्यान दीजिए। देखिए ये आपने एक इमेजिनरी लाइन चूज की, ये एक यूनिट लेंथ चूज की आपने सरफेस पे, और आपने देखा इस सरफेस पे जब मॉलिक्यूल्स की वजह से मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से फोर्स जो परपेंडिकुलरली एक्सर्ट हो रहा है, एक तो सरफेस पे होगा बिल्कुल, और दूसरा जो होगा इनवर्ड होगा। सिर्फ सरफेस पे जो नेट फोर्स होगा वो बैलेंस होगा, लेकिन इनवर्ड मॉलिक्यूल्स की वजह से जो नीचे की तरफ फोर्स होगा उसको ऊपर वाला कोई फोर्स नहीं जो उसको बैलेंस करेगा। इसका मतलब है देयर इज अ नेट इनवर्ड, जैसे मैंने कहा एफ रिजल्टेंट, जो नेट होगा सरफेस के मॉलिक्यूल्स के वो नीचे की तरफ होगा, और उसकी वजह से आप देखोगे सरफेस जो है that will come under force, that will come under tension, and we call that as surface tension। बहुत सिंपल है, टेंशन इज रिलेटेड टू फोर्स, सरफेस इज रिलेटेड टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो जाहिर सी बात है, तो इसका मतलब ये हुआ दैट एक लिक्विड की जो सरफेस होती है उस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नेट रिजल्टेंट फोर्स की वजह से टेंशन के अंडर आते हैं, एंड वी कॉल दैट एज सरफेस टेंशन। वी कॉल दैट एज सरफेस टेंशन। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, इसका मतलब मुझे यहाँ पे जहां पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है ना प्यारे बच्चों, वहां पे अट्रैक्शंस की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, और उस सिस्टम में एनर्जी उतनी कम होगी। आप खुद ही बताइए मुझे कितनी, कहां पे ज्यादा अट्रैक्शंस है, बल्क में ज्यादा अट्रैक्शन है कि सरफेस पे। आप कहोगे सर सीधे ही बल्क में तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है, बिकॉज वहां पे मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहा है हर एक साइड से, ठीक है ना। तो इसका मतलब है मोर द अट्रैक्शंस, more the release of energy, and hence lesser will be the energy of that system। तो सबसे एनर्जी कहां पे, सबसे अट्रैक्शंस कहां पे है ज्यादा मॉलिक्यूल्स में, बल्क में। सबसे ज्यादा रिलीज ऑफ एनर्जी कहां पे होगी, सर बल्क में। तो सबसे कम एनर्जी कहां पे मॉलिक्यूल्स की होगी, सर बल्क में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सर सरफेस
पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी यूजुअली ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन द बल्क। सबको क्लियर हुआ? अब देखिए, हर एक सिस्टम अपनी एनर्जी जो है वो डिक्रीज करना चाहता है। तो बताइए कहां पे मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी डिक्रीज करना चाहेंगे? जाहिर सी बात है सर, जहां पे एनर्जी ज्यादा है वो कहां पे ज्यादा है? वो तो सरफेस पे ज्यादा है। इसीलिए हम कहते हैं दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड सरफेस which are present at the surface, they try to decrease its surface energy, they try to decrease its energy, we call that as surface energy। तो उस surface energy को decrease करने के लिए that is the reason they try to go inside the bulk, क्योंकि वो चाहते हैं हम बल्क की तरफ जाए, क्योंकि हम अपनी एनर्जी जो है वो डिक्रीज करना चाहेंगे। बात समझ आ रही है ना? अब देखिए, मान लो आप क्या करोगे काम, अगर आपने सरफेस में से बल्क में से एक मॉलिक्यूल उठाया और उसको आपने सरफेस पे लाया। बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं। सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स है, मान लो सरफेस पे देखिए, मान लो सरफेस पे कितने मॉलिक्यूल्स है? मान लो 100। बल्क में कितने मॉलिक्यूल्स है? बल्क में तो जाहिर सी बात है, बल्क कह रहा है तो खुद ही है। मान लो बल्क में 10,000 मॉलिक्यूल्स है। समझो इस बात को, ठीक है ना? अब देखिए, बल्क में जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर साइड से होते हैं। मैं कितनी बार रिपीट करूंगा ये पॉइंट, मैं बार बार कह रहा हूं। अब सरफेस एनर्जी कहां पे ज्यादा होगी, बल्क में या सरफेस पे? हालांकि मैंने कॉन्सेप्ट ही सरफेस एनर्जी कहा, तो हम सरफेस की बात कर रहे हैं। अब देखिए, कितने मॉलिक्यूल्स थे सरफेस पे? 100 थे। मैंने 10,000 में से एक मॉलिक्यूल जो है मान लो वो ऊपर लाया। जब मैंने ऊपर लाया तो बताओ यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आप कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे सरफेस पे? 101। तो बताइए इस 101 की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सर जाहिर सी बात है, आपने एक्स्ट्रा लाया तो एरिया में जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो उसकी वजह से आप देखोगे सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया जो है, देखिए सरफेस एरिया जो है वो क्या होगा सर? वो इंक्रीज होगा। यहां तक समझ आई बात? लेकिन क्या चाहेगा? अब देखिए कितना, देखिए आप then how many molecules of water, how many molecules of water or how many molecules of a liquid, they come from bulk to the surface so that its energy gets increased by 1 unit, so that its energy gets increased by 1 unit। उस एनर्जी को हम कहते हैं सरफेस एनर्जी, उसको कहते हैं सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, देखिए सरफेस एनर्जी का क्या मतलब है? चलो सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट में बाद में दूंगा, पहले बात सुनो। सरफेस एरिया क्या होगा सर? वो इंक्रीज होगा, बिकॉज आपने वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर लाए, आपने लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऊपर लाए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है एरिया बढ़ेगा। अब उससे क्या होगा? जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा ना, उससे सरफेस एनर्जी भी इंक्रीज होगी। कॉमन सेंस है, ज्यादा मॉलिक्यूल ऊपर आ रहे हैं। लेकिन सिस्टम क्या चाहेगा? वो चाहेगा अपनी एनर्जी कम करना। क्या चाहेगा? अपनी एनर्जी कम करना। इसीलिए हम कहते हैं दैट लिक्विड्स टेंड टू डिक्रीज देयर सरफेस एरिया। मैं यहां पे लिखता हूं, लिक्विड्स tend to decrease, liquids tend to decrease their surface area। ये पॉइंट समझो, liquids tend to decrease their surface area in order to decrease, in order to decrease their कौन सी एनर्जी? एनर्जी सिर्फ सरफेस की हम बात कर रहे हैं, वी कॉल दैट एज सरफेस एनर्जी। इन ऑर्डर टू डिक्रीज देयर सरफेस एनर्जी एंड फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड, याद रखिए, फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड व्हिच सरफेस हैज द लीस्ट एनर्जी एंड दैट इज द स्फीयर। इसीलिए हम कहते हैं लिक्विड ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल, दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। आपको पता है क्यों? क्योंकि जब आप लिक्विड को ऊपर फेंकते हो ना ऐसे, ठीक है ना, तो इसकी सरफेस जो है वो एक्सपोज हो जाती है, चारों तरफ एक्सपोज हो जाती है। लेकिन सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, एक तो वो मॉलिक्यूल्स हो गए, दूसरा जो आपने वाटर का ये ड्रॉपलेट ऊपर फेंका, उस ड्रॉपलेट के अंदर भी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको आपको मॉलिक्यूल्स इन बल्क तस्वर करना है, और जो आउटसाइड एनवायरनमेंट की तरफ, एटमॉस्फेयर की तरफ एक्सपोज्ड होते हैं, दोस आर कंसीडर्ड एज द सरफेस मॉलिक्यूल्स। अब क्या कहेंगे? सरफेस पे ही जो है सरफेस टेंशन एक्सर्ट होता है, बल्क में तो होता नहीं, ठीक है ना। तो बल्क में जो मॉलिक्यूल्स हैं, देखो यहाँ पे ऐसे, तो ये मान लो आपने लिक्विड लिया, तो लिक्विड क्या करता है काम? मान लो आपने लिक्विड जब ऊपर फेंका, इसकी शेप ऐसी है मान लो, ठीक है ना, लेकिन ये वाला जो है ये बल्क का पोर्शन है,
और ये वाला जो है ये एक्सपोज्ड है, तो ये सरफेस बन गई। तो बल्क के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल्स को इनवर्ड जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। यही तो हमने पढ़ा, ये तो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा है, इनवर्ड इनको फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। और उसकी वजह से आप देखोगे दैट ये वाटर ड्रॉपलेट स्फेरिकल बन जाता है लाइक दिस। हाँ, अब 100% स्फेरिकल नहीं होता है बिकॉज वहां पे ग्रेविटी भी अपना पार्ट प्ले करती है, लेकिन अगर आप ग्रेविटी को रिमूव करोगे ना तो वाटर ड्रॉपलेट कंप्लीटली स्फेरिकल बनेगा। रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल, दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। रीजन क्या है, रीजन क्या मैंने कहा, जो ही आप वाटर को ऊपर फेंकते हो, ठीक है ना, तो वाटर जो है जब ऊपर जाता है तो इसकी कुछ एक्सपोज सरफेस रहती है बाहर की तरफ, तो वहां पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम कहेंगे सरफेस मॉलिक्यूल्स, और सरफेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको कहेंगे बल्क मॉलिक्यूल्स। तो बल्क मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे इनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करते हैं बिकॉज बाहर से तो कोई है नहीं। तो वो इनवर्ड फोर्स एक्सर्ट जब होते हैं सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे, उसकी वजह से सरफेस के मॉलिक्यूल्स का एरिया डिक्रीज होने लगता है। जाहिर सी बात है, डिक्रीज करना ही है बिकॉज हमने एनर्जी कम करनी है। ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर द सरफेस एनर्जी, but since we want to decrease the energy of the molecules for the minimum possible state, so out of the various possible shapes, it is a sphere which has the minimum surface area. You already know this fact. It's a sphere which has the minimum surface area and hence the minimum energy. That's why water droplets tend to become spherical. That is because of the surface tension. You're getting what I'm saying? ठीक है ना? तो यहाँ पे आप याद रखेंगे that वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो स्फेरिकल इसलिए होते हैं, या रेन ड्रॉप्स जो है वो स्फेरिकल इसलिए होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब देखिए, यहाँ पे मैंने अभी बात की थी सरफेस एनर्जी, या मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बात आपको कहूंगा। आपने देखा होगा ये अच्छा, मैं पहले ये कहूंगा, फॉर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर के लिए गामा जो है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गामा H2O मीन्स सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 72 डाइन्स पर सेंटीमीटर। ये इतना है, इस वैल्यू को याद रखिए। पानी के लिए 25 डिग्री पे रूम टेम्परेचर पे जो सरफेस टेंशन का वैल्यू होता है वो है 72 डाइन्स पर सेंटीमीटर। ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर हो गया सबको? ठीक है ना? वेरी नाइस। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये दैट आप देखोगे सरफेस टेंशन की एप्लीकेशन, अगर आप देखेंगे सरफेस टेंशन की एप्लीकेशन, ठीक है, चलो सरफेस टेंशन की एप्लीकेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। सरफेस एनर्जी क्या होता है? सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी मैं लिखूंगा यहाँ पे इज डिफाइंड एज the amount of work done in moving the molecules of liquid from bulk to its surface so as to increase its surface area by 1 यूनिट। मतलब क्या है? देखिए मतलब क्या है, मान लो ये बल्क है, ये जो है ये क्या है सर, ये बल्क है, और ये क्या है, ये सरफेस है। देखिए आपने देखा सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होगी उसको कहेंगे सरफेस एनर्जी, और जो एरिया होगा उसको कहेंगे सरफेस एरिया। बात समझ आई? अब कितने मॉलिक्यूल, सरफेस एनर्जी कितनी है?
जो भी है आप उसका वैल्यू जो है वो याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब कितने मॉलिक्यूल्स आप बल्क से सरफेस की तरफ ले जा रहे हो, जाहिर सी बात है जितने मॉलिक्यूल्स आप सरफेस की तरफ जिगर ले जाओगे तो उससे क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सरफेस पे होगा, उसकी वजह से एरिया जो सरफेस पे होगा वो इंक्रीज होगा, बिकॉज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहे हैं। उस सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से एनर्जी इंक्रीज होगी, उसको कहते हैं सरफेस एनर्जी। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखी टर्म, मैंने लिखा सरफेस एनर्जी होता क्या है। सरफेस एनर्जी मैंने क्या कहा, कितना काम करना पड़ेगा आपको, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स आपको मूव करने पड़ेंगे और उन मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए जो आपको काम करना पड़ेगा फ्रॉम बल्क टू सरफेस, जिसकी वजह से सरफेस पे एनर्जी एक यूनिट से इंक्रीज होगी, उसी को कहते हैं सरफेस एनर्जी। सो मैंने लिखा सरफेस एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving the molecules of a liquid from the bulk to its surface so as to increase its surface area, so as to increase its surface area, rather we can say so as to increase its surface energy, या चलो ठीक है surface area ही लेंगे, so as to increase its surface area by 1 unit, उसी को कहते हैं surface energy। मतलब मैं क्या लिखूंगा यार, मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं फिर that surface energy is equal to work done divided by area increased। तो एरिया कितना इंक्रीज करना है आपको, 1 यूनिट से, वो तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन का मसला है। अब यहाँ पे देखिए तो सरफेस एनर्जी कैसे लिखेंगे, मैं ऐसे लिखूंगा सरफेस एनर्जी ऐसे, SE का मतलब है सरफेस एनर्जी। वर्क डन किसके बराबर होता है, क्या मैं लिख सकता हूँ, वर्क डन होता है बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस, सबको क्लियर हो गया, डिवाइडेड बाय एरिया किसके बराबर होता है, एरिया होता है बराबर डिस्टेंस मतलब लेंथ इंटू ब्रेडथ हम लेते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस, मैं 2 बार लिखूंगा डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस, बिकॉज लेंथ भी डिस्टेंस होगी और ब्रेडथ भी डिस्टेंस होगी। बात समझ आ रही है ना, बिकॉज जब आप एरिया की बात कर रहे हो ना तो वहां पे लेंथ आता है और ब्रेडथ आता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 बार लेंगे तो डिस्टेंस कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट सरफेस एनर्जी के क्या यूनिट आ गए, फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। जरा ये फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या था, अगर आपको याद था वो था ना बराबर इक्वल टू सरफेस टेंशन भी, तो इसका मतलब ये हुआ दैट सरफेस एनर्जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस टेंशन। जो सरफेस टेंशन के यूनिट्स थे ना यूजुअली डायमेंशंस थे, वही आपको सरफेस एनर्जी के भी निकलेंगे। सबको क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है ना, तो इसकी वजह से आप इस सरफेस एनर्जी के कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए, हालांकि ये सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ना है, 11th वालों को मैं कह रहा हूँ फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आपको सर डिटेल में सो फिल्म के थ्रू वो इक्वेशंस भी दिखाएंगे, हालांकि वो मैं भी दिखा सकता हूँ, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो चलिए ठीक है, मैं कोशिश करूँगा वो दिखाने की। अब देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, हम क्या पढ़ रहे हैं, सरफेस टेंशन। क्या होता है सरफेस टेंशन, सर सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस होती है ड्यू टू विच द लिक्विड सरफेसेस tend to behave like structured membranes as a result of the net inward force due to the molecules of the bulk on the molecules of the surface। देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूं, देखिए सरफेस टेंशन is the प्रॉपर्टी। देखिए एक और तरीका कैसे डिफाइन करने का, सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड सरफेस, ड्यू टू विच they behave like structured membranes, that is they behave like structured membranes as a result of the net inward force
due to the molecules of bulk on the molecules of surface, on the molecules of surface. तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अच्छे से समझाया दैट बल्क के मॉलिक्यूल्स की वजह से जो नेट इनवर्ड फोर्स आता है, सरफेस पे भी फोर्स मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे एक्सर्ट करते हैं, ऊपर से कोई फोर्स होता नहीं है, जिसकी वजह से नेट इनवर्ड फोर्स रहता है और उसकी वजह से सरफेस जो होती है लिक्विड की वो एक स्ट्रेचड मेम्ब्रेन के जैसे जो है वो बिहेव करती है, उसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। सबको क्लियर हो गया? और सरफेस टेंशन की वजह से हर एक लिक्विड चाहता है मैं अपना सरफेस एरिया कम करूं, मैं अपनी सरफेस एनर्जी कम करूं, और जब भी एक लिक्विड को ये मौका मिलता है तो दैट ट्राइज टू ऑक्यूपाई द मिनिमम पॉसिबल सरफेस एरिया, एंड दैट इज द रीजन जब आप किसी लिक्विड को ऊपर फेंकते हो या आप देखते हो रेन ड्रॉप्स नीचे आते हैं, उनकी स्फेरिकल शेप यही होती है बिकॉज द सरफेस of the liquid tries to have the minimum surface area in order to have the minimum surface energy, and out of the various possible shapes it is a sphere which has the minimum surface area and hence the minimum. That's why raindrops are spherical, that's why water drops are spherical. आपको बात समझ आ गई यहाँ पे? तो ये मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा। अब आप में से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है दैट सरफेस टेंशन जो ये प्रॉपर्टी जो आपने कहा, जो कि आपने ये नीचे लिखा, सर ये हमें समझ आया, लेकिन सरफेस टेंशन ये जो लिक्विड्स के दरमियान होता है ये मतलब इसका रीजन क्या है? सरफेस टेंशन जो है इसका रीजन क्या है, ये आता कहां से? इसका रीजन जो है, रीजन इज ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA among the molecules of liquid. इसका मतलब ये हुआ that surface tension, याद रखिए, is directly proportional to interparticle forces of attraction. इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में जितना ज्यादा होगा वो लिक्विड उतना ही ज्यादा सरफेस टेंशन दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के तौर पे दूं, अगर आप देखेंगे इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है, इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मरकरी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान ग्रेटर है देन इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है वो मरकरी के इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम है। इसीलिए आप देखोगे दैट मीन्स सरफेस टेंशन जो होगा मरकरी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो ग्रेटर होगा देन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। इसीलिए आप देखोगे जब भी आप मरकरी को किसी कंटेनर में डालते हो वो वाटर की तरह फैलता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है वाटर में सरफेस टेंशन नहीं है, वाटर में भी है लेकिन मरकरी में ज्यादा है। इसीलिए आप देखोगे मरकरी गोल शेप इख्तियार करके वो उस कंटेनर पे, इवन वो हाथ पे ऐसे जैसे हमें लगेगा कोई छोटी बॉल जैसी है वो ऐसे घूमती है बिकॉज उसमें सरफेस टेंशन ज्यादा है। क्लियर हो गया ना? सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरी बात, अब सिंस सरफेस टेंशन डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से चेंज हो गए वो फैक्टर सरफेस टेंशन को भी इफेक्ट करेगा। यानी कि अगर हम देखेंगे ना इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन, या ऐसे लिखेंगे हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। देखिए टेम्परेचर क्या करता है? टेम्परेचर increases the kinetic energy of the molecules, hence decreases the intermolecular force of attraction between them. Therefore, greater the temperature, lesser the intermolecular force, and hence lesser the surface tension. So, effect of temperature on surface tension ये है that increasing temperature decreases the surface tension and vice versa. अगर हम ऐसा कहेंगे
दैट जितना आप टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे उतना सरफेस टेंशन कम होगा। तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है दैट जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जब वो इंक्रीज हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज हो जाती है तो मॉलिक्यूल्स मूव करना ज़्यादा लगते हैं, तो उसकी वजह से जो है इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के दरमियान वो क्या होते हैं, वो डिक्रीज हो जाते हैं। डाउनवर्ड एरो मैंने डिक्रीज दिया, तो जब वो डिक्रीज होते हैं, सिंस इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे ही सरफेस टेंशन डिपेंड करता है, दैट इज द रीजन सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ये सबको क्लियर हुआ? ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, ये तो इसका इफेक्ट हो गया। दूसरा, अगर आप डिटर्जेंट्स या सर्फेक्टेंट्स इस्तेमाल करते हो, एडिशन ऑफ डिटर्जेंट्स और सर्फेक्टेंट्स, अगर आप इनका ऐड करते हो, जैसे हम कपड़े धोने के लिए यूजुअली करते हैं, तो इनके ऐड करने से भी जो है वाटर का जो है वो सरफेस टेंशन, वाटर का सरफेस टेंशन क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। जब वाटर का सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है तो दैट्स वाई वाटर का जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है डर्ट तक पहुंचने के लिए वो इंक्रीज होता है। बेसिकली जो लॉजिक है ना बिहाइंड यूजिंग डिटर्जेंट्स in order to clean the dirt on the clothes, it is because और यूजुअली हम बॉयल हॉट वाटर से भी कभी कभार करते हैं। इसका यही रीज़न है, एक तो आप हॉट वाटर इस्तेमाल करते हो, उससे सरफेस टेंशन वाटर का कम होता है, और डिटर्जेंट्स ऐड करने से भी सरफेस टेंशन वाटर का कम होता है, जिसकी वजह से उसकी पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी डर्ट तक पहुंचने के लिए इंक्रीज हो जाती है और आप हमारे कपड़े जो है वो साफ हो जाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन क्या है। एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन यही है दैट रेन ड्रॉप्स और वाटर ड्रॉप्स ऑफ स्फेरिकल, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको डिटेल में समझा चुका हूँ कैसे। आप कभी कभार देखते हो अगर आप ब्रश पानी में डालोगे तो उसके जो हेयर्स होते हैं वो दूर दूर रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो ही आप ब्रश को बाहर निकालते हो तो वाटर की जो बाहर वाली सरफेस होती है ना वो एक्सपोज रहती है, लेकिन जब वो एक्सपोज रहती है तो ये वाटर क्या करना चाहेगा, कम, ये अपना सरफेस एरिया कम करना चाहेगा। तो अंदर जो बल्क में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आउटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं, इसी की वजह से जो आप देखिए ब्रश के हेयर जो है वो एक दूसरे के साथ सिकुड़ जाते हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। आप देखोगे कभी कभार आपने पानी पे देखे होगे इंसेक्ट्स जो है वो छोटे छोटे चलते हैं, तो वो कैसे है, बिकॉज मैंने अभी आपको कहा सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड सरफेसेस स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करते हैं, और यूजुअली इंसेक्ट्स का जो वजन होता है वो कम होता है और उनके टांगे जो होते हैं वो वैक्सी होते हैं, लेकिन क्या होता है जो ही एक इंसेक्ट पानी पे चलने की कोशिश करता है तो अपने पैरों से पानी की सरफेस को बेंड करता है। जब वो बेंड करता है ना तो उसकी सरफेस एरिया बेसिकली इंक्रीज करवाता है, लेकिन जो ही वाटर के सरफेस का सरफेस एरिया इंक्रीज होने लगता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो उससे सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वाटर क्या करता है, ये अपना सरफेस एरिया इंक्रीज नहीं होने देगा, बिकॉज ये अपनी एनर्जी इंक्रीज नहीं करवाना चाहता, तो इसीलिए बैकवर्ड फोर्स देता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, ठीक है ना, इसलिए बैकवर्ड थ्रस्ट देता है, इंसेक्ट्स को सपोर्ट मिलता है। वो इंसेक्ट जो है वो लाइट वेट इंसेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वाटर स्ट्राइडर्स या वो छोटे छोटे स्पाइडर्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं, तो हम तो नहीं कर सकते बिकॉज हमारा वजन काफ़ी होता है, वो उसको पूरा कम्प्लीटली डिफॉर्म करेगा। या आप देखते हो एक और एप्लीकेशन है सरफेस टेंशन की, उसको हम कहते हैं फायर पॉलिशिंग ऑफ गिलास। उसका क्या मतलब है फायर पॉलिशिंग ऑफ गिलास, आप देखते हो जब गिलास बनाया जाता है तो उसके जो एंड्स होते हैं ना वो काफ़ी एज्ड होते हैं, यानी कि उसकी वजह से कट लग सकता है, तो हम क्या करते हैं हम उनको हीट करते हैं उनके एजेस को, तो जब वो हीट करते हैं ना तो उनकी जो सरफेस होती है ना वो राउंड बन जाती है, राउंड स्फेरिकल है, तो जिसकी वजह से इंसान कट्स की वजह से बच सकता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट कि सरफेस टेंशन की वजह से आप देखोगे वाटर राइज करता है कैपिलरीज में, आपने देखा होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, दिस इज वन मोर एप्लीकेशन ऑफ द सरफेस टेंशन, दैट वाटर राइजेस, या जिसको आप कहते हैं कैपिलरी एक्शन। वन मोर एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज दैट, उसको हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन का क्या मतलब होता है, राइज या कभी कभार फॉल भी होता है, राइज और
fall of liquids in the capillary tube. तो वो भी है बेसिकली। देखो एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं याद रखूं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक कंटेनर है, मान लो गिलास जैसा है, ठीक है, चाइना डिश है, आपने इसमें पानी डाला, ठीक है, तो पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स आप ऐसे रखेंगे फॉर एग्जांपल। अब पानी के वाटर के मॉलिक्यूल्स के आपस के दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आपस में, उसको हम कहते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन द सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ कोहीजन। फोर्स ऑफ कोहीजन उसको कहते हैं, या उनको सिंपली कहते हैं कोहीसिव फोर्सेस, या उस प्रोसेस को कोहीजन कहते हैं। दूसरा होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स और गिलास के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करता है, उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ एडहीजन, या उसको सिंपली आप एडहेसिव फोर्स भी कह सकते हो। जैसे हम ग्लू लगाते हैं, हम उसको कहते हैं एडहेसिव लॉ, बिकॉज वो एक सब्सटेंस और दूसरे सब्सटेंस को चिपका देता है बीच में, ठीक है ना। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे बताया गया है कैपिलरी एक्शन क्या होता है। जब आप एक वाटर लाते हो ना, आपने उसमें कोई कैपिलरी ट्यूब डाल दी, ठीक है ना, मान लो ये आपका वाटर है किसी कंटेनर में, ठीक है ना, इसकी लेवल मान लो ऐसे है, तो आपने क्या किया, आपने मान लो इसमें एक छोटी सी कैपिलरी डाली। कैपिलरी होता क्या है, कैपिलरी एक स्मॉल साइज एपर्चर एक पाइप होती है, उसको आप कैपिलरी कहते हो, इसको कैपिलरी कहते हैं। तो इस कैपिलरी से क्या होता है, इसको कैपिलरी ट्यूब भी कह सकते हो आप। तो होता क्या है, क्योंकि सिंस आपको पता है वाटर के मॉलिक्यूल्स के आपस में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जाहिर सी बात है उनमें फोर्स ऑफ कोहीजन होता है, जिसको आप सिंपली कह सकते हो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आपको सिंस पता है सरफेस टेंशन इन्हीं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है, सबको पता है ना, मैंने अभी थोड़ी देर क्या बताया आपको। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसको आप इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हो, तो इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जब ये अट्रैक्ट करते हैं ना, तो ऊपर से यहाँ पे थोड़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है, ठीक है ना, तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और आप देखते हो ये मॉलिक्यूल जो है इस कैपिलरी में राइज हो जाते हैं ऐसे, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने इसमें गिलास लिया, अगर आपने गिलास लिया और ये आपने वाटर लिया, आप देखेंगे वाटर की लेवल राइज होगी, और इस कैपिलरी में जो शेप बनेगी ना वाटर की, वो ऐसे होगी, कनकेव साइड अपवर्ड होगा, ऐसे चेक करके देख लेना। तो इस शेप को कहते हैं मेनिस्कस, यानी कि कैपिलरी में लिक्विड की क्या शेप रहेगी। पहली बात, दोज लिक्विड्स विच वेट द कंटेनर ऑफ द ग्लास, विच वेट द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जैसे पानी है, पानी को अगर आप गिलास में डालोगे तो गिलास की सरफेस वेट हो जाती है, वैसे लिक्विड्स का देखा गया है कि वो कैपिलरी में राइज हो जाते हैं। और दूसरी बात, उनका जो फ्री सरफेस का जो शेप होता है, जो लिक्विड की जो फ्री सरफेस का शेप होता है कैपिलरी, वो कनकेव अपवर्ड होता है। और उस शेप को मेनिस्कस कहते हैं। और पता है वाटर के केस में क्या है, इस वाले केस में क्या है, यहाँ पे फोर्स ऑफ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे फोर्स ऑफ एडहीजन, यहाँ पे फोर्स ऑफ एडहीजन यानी कि वाटर और गिलास के दरमियान इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ कोहीजन। ये बात याद रखो, इसीलिए ये राइज हो जाता है, क्योंकि कॉमन सेंस है, कोई चीज किसी को वेट कैसे कर सकती है। अगर मैंने पानी लिया, वो हाथ में डाला और पानी ने मेरे हाथ को वेट किया, इसका मतलब है पानी के मॉलिक्यूल्स और मेरे हाथ की सरफेस पे अट्रैक्शन ज्यादा है, इसीलिए चिपक गया, ठीक है ना। उसी को कहते हैं फोर्स ऑफ कोहीजन इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ एडहीजन इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ कोहीजन। यानी कि यहाँ पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के आपस के दरमियान फोर्स होगा, दैट इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ कोहीजन। और जो लिक्विड और यानी कि वाटर और गिलास के दरमियान फोर्स होगा, उसको कहेंगे फोर्स ऑफ एडहीजन। सिंस यहाँ पे फोर्स ऑफ एडहीजन का मैग्नीट्यूड फोर्स ऑफ कोहीजन से ज्यादा है, इसीलिए ये कैपिलरी में राइज करेगा और मेनिस्कस की शेप कनकेव अपवर्ड होती है। लेकिन अगर आपने वाटर के बजाय मरकरी लिया, ध्यान दिया पे,
और आपने उसमें कैपिलरी डाली ऐसे, देखिए यहाँ पे, तो आपको पता है वहां पे क्या होगा, सिंस बाहर से वाटर की लेवल आप देख सकते हो, लेकिन मेनिस्कस में वाटर की लेवल नीचे जाएगी ऐसे, ये देखो। और इसका रीजन पता है क्या है, इसका रीजन यही है दैट यहाँ पे मैं फिर से लिखूंगा, ये गिलास है, ये गिलास है, और इस टाइम मैंने लिक्विड के बजाय मरकरी डाला, तो यहाँ पे मेनिस्कस की क्या शेप है, यहाँ पे मेनिस्कस की शेप है कन्वेक्स अपवर्ड्स, कन्वेक्स अपवर्ड्स। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, यहाँ पे कैपिलरी राइज हो रहा है, कैपिलरी राइज हो रहा है, यहाँ पे कैपिलरी फॉल हो रहा है, देखो बाहर लेवल ज्यादा है, नीचे कम है। और इसका रीजन क्या है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ कोहीजन between the mercury molecules is greater than force of adhesion between mercury and glass। ये जो मैंने आपको चीजें यहाँ पे समझाई ना, ये एक और इम्पॉर्टेंट बात, सर यहाँ पे ये अपवर्ड क्यों गया, ये डाउनवर्ड क्यों गया, तो इसके लिए आपको फोर्स के कंपोनेंट्स वेक्टर्स जो है वो पढ़ने पड़ेंगे, हालांकि आपने पढ़ा होगा, तो वह आपको फिजिक्स सर दिखाएंगे, ठीक है ना। जो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाएगा ना, वो आपको वहां पे बाज़ाब्ता दिखाएगा, यहाँ पे कैसे कनकेव अपवर्ड्स आता है, यहाँ पे कन्वेक्स कनकेव अपवर्ड्स, और यहाँ पे कन्वेक्स अपवर्ड्स आता है। क्यों आता है, बिकॉज मैं भी दिखा सकता हूँ, दैट्स नॉट बिग डील एट ऑल, बट फिजिक्स फिलहाल मेरा पोर्शन नहीं, मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको आप सरफेस टेंशन कहते हो। तो मैं फिर से इसको रिवाइज करूंगा, सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स होती है सरफेस पे, जिसकी वजह से लिक्विड सरफेस स्ट्रक्चर्ड मेम्ब्रेन्स की जैसे बिहेव करती है। उसका रीजन ये है बिकॉज बल्क में से नेट रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड्स आता है एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस। तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स टेंशन में होते हैं, जिसकी वजह से आपको सरफेस टेंशन कहते हो। और इस सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड का जो सरफेस होता है वो अपना एरिया कम करना चाहता है, अपनी एनर्जी कम करना चाहता है, एंड आउट ऑफ द वेरियस शेप्स आप देखोगे इट इज अ स्फीयर व्हिच हैज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सरफेस एरिया एंड हेंस लेसर एनर्जी, दैट्स व्हाई रेन ड्रॉप्स एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल इन नेचर। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अभी कैपिलरी की बात की, आप जो देखते हो ना प्लांट्स में जो रूट्स के थ्रू सॉइल से वाटर जो है शूट्स तक पहुंचता है, इवन अप टू वेरियस मेनी हाइट्स, यू नो अप टू 100 मीटर्स, ठीक है ना। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कैपिलरी राइज। इसी कैपिलरी राइज की वजह से वहां पे जो है वाटर अप जाता है। और मैंने यहाँ पे दिखाया आपको दैट सरफेस टेंशन किसके बराबर होता है, कितना फोर्स अप्लाई हुआ है परपेंडिकुलरली पर यूनिट लेंथ के, तो उसका जो यूनिट होता है CGS में डायल पर सेंटीमीटर होता है, और SI में न्यूटन पर मीटर होता है। और सरफेस एनर्जी का भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था थोड़ी देर पहले। तो आप माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट देखो, उसके बाद आप अपनी बुक भी पढ़ सकते हो, और उसके बाद जब आप फिजिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे और ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। एंड दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो लेक्चर नंबर 17। इंशाल्लाह वी आर गोना मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जिसमें हमारा लास्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है दैट इज विस्कोसिटी, और उसके बाद हम कुछ 2 लेक्चर्स में प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, एंड दिस यूनिट इज 100% कंप्लीट देन, ठीक है ना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर नंबर 18 में। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।